नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक प्रदेश की आज हमारी 5वीं क्लास है। 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ये जो क्लासें हैं ना, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको भारत का भूगोल नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज हैं। अब तक लगभग 8 क्लासें हो चुकी हैं और 8 क्लासें वहाँ आपको मिल जाएंगी। और प्रत्येक क्लास के आगे लिखा हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। तो इजीली आप उन्हें ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, आज हमारी अगर ओवरऑल बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी की 9वीं क्लास है। भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो 5वीं क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम मोटा मोटा उसका रिवीजन करेंगे, फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय कंप्लीट कर लिया था। ट्रांस हिमालय में हमने क्या देखा था, हमने देखा था ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी थी, तो लगभग 250 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करें तो 4000 मीटर, और अगर विस्तार की बात करें तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक 1000 किलोमीटर की दूरी में ट्रांस हिमालय का विस्तार था। फिर हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। जब हमने काराकोरम श्रेणी की बात की थी तो काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे प्रमुख श्रेणी है। तीनों चीजें याद रखी थी। काराकोरम श्रेणी का अन्य नाम था कृष्णागिरी। इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, जब इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात आई तो हमने पढ़ा था इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट केटू, जिसे गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। 8611 मीटर इसकी हाइट थी। फिर हमने इसमें अनेकों हिमनद देखे थे, जैसे सियाचिन हिमनद, बतूरा, हिस्पर, बालतोरो हिमनद। सियाचिन जो हिमनद है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन हिमनद से ही नुब्रा नदी निकलती है और इसकी सहायक नदी है श्योक नदी। नुब्रा नदी के द्वारा नुब्रा नदी घाटी का निर्माण होता है। ये जो घाटी है ये 3 भुजाओं वाली घाटी है और इसमें 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा है जिसका नाम काराकोरम दर्रा है, जो भारत और चीन के मध्य है। ये थी पूरी काराकोरम श्रेणी। उसके बाद हमने देखा था लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी थी माउंट रकापोसी। हाइट थी 7788 मीटर। याद करने का तरीका था 11 × 7 77, 11 × 8 88। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें देखा था कि लद्दाख श्रेणी में ही लद्दाख का पठार स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इस पठार की हाइट लगभग 4800 मीटर है और इस पठार पर ठंडी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस श्रेणी में एक दर्रा था, खारदुंगला दर्रा। वह दर्रा नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। इसके अलावा ये जो लद्दाख श्रेणी है इसे मानसरोवर या तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। बात करें जास्कर श्रेणी की। जास्कर श्रेणी सूरू नदी से कर्णाली नदी के बीच में फैली हुई है। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेट। हाइट है 7756 मीटर। ठीक है, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में से बहती है सिंधु नदी। और ठीक है, फिर बात करें तो जास्कर श्रेणी में एक दर्रा है जिसका नाम है फोतुला दर्रा। फोतुला जो दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया था। आपको ये शॉर्ट नोट्स लास्ट में बना दिए थे। ये आपको एवरग्रीन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे और आप चाहें तो खुद भी नोटबुक में बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके यही होते हैं। अब इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर जब आप इस एक पेज को खोलेंगे तो उस पर आपको पूरा ट्रांस हिमालय क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो कम इंपॉर्टेंट है वो यहाँ नहीं लिखी गई, जैसे कृष्णागिरी काराकोरम को कहते हैं, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सियाचिन हिमनद है, नुब्रा नदी है, श्योक नदी है, दर्रा भी है, चोटी भी है, वो सारी चीज़ें इस एक ही पेज पर कवर हो गई। तो इस तरह के जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो इजीली जब आप एग्जाम टाइम पर पढ़ेंगे तो इजीली उन चीज़ों को याद कर पाएंगे। अब हम देखते हैं आज हमारी क्लास। आज हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय। तो अपना हेडिंग डाल लीजिए, मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय आज हम शुरू करेंगे मुख्य हिमालय। जब हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ना शुरू किया था तब हमने उसमें देखा था
कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहली थी ट्रांस हिमालय, और दूसरी थी मुख्य हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। तो ट्रांस हिमालय तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आज मुख्य हिमालय। तो ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है मुख्य हिमालय। ये मत सोचना कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश यही है। हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें ट्रांस हिमालय भी है, उसमें मुख्य हिमालय भी है, और उसमें पूर्वांचल हिमालय भी है। तो उसमें से हमने ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन पूरा पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं एक बार मुख्य हिमालय बना देता हूँ। ठीक है, इसी एक ही पेज पर मुख्य हिमालय का पहला हम पूरा शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, और फिर आगे परिचय कर रहे हैं अभी मुख्य हिमालय का। ठीक है, फिर आगे मैं पूरी थ्योरी लिखवा दूंगा आपको। तो मेरे साथ साथ आप ये चित्र तो बना लीजिए, ब्लैक पेन से बना लीजिए, है ना। ये मान लीजिए कि मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, ये मुख्य हिमालय है। अब हम बात करते हैं कि मुख्य हिमालय का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो जो मुख्य हिमालय है ना, उसके पश्चिम में बहती है सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी बह रही है। सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में विस्तार है मुख्य हिमालय पर्वतीय भाग का। ठीक है, मुख्य हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। अगर इन दोनों दूरी की बात करें या कुल विस्तार की बात करें, तो कुल विस्तार लगभग मिलेगा आपको 1000 किलोमीटर। सॉरी, 1000 नहीं, 2400 से 2500, वो ट्रांस हिमालय 1000 किलोमीटर में। 2400 से 2500 किलोमीटर में विस्तार है मुख्य हिमालय का। ठीक है, आप समझ में आया, इतनी लंबी दूरी में विस्तार है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है ये आपको याद रखना है। कितनी दूरी में विस्तार है? 2400 से 2500 किलोमीटर की दूरी में मुख्य हिमालय पर्वतीय भाग का विस्तार है। अब बात करते हैं कि इनकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई की जब बात करेंगे तो देख, चित्र में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि पश्चिम में चौड़ाई अधिक है और पूर्व में चौड़ाई कम है। तो वास्तव में हिमालय जो है, मुख्य हिमालय, उसकी पूर्व में चौड़ाई कम है और पश्चिम में चौड़ाई अधिक है। तो इसकी जब हम पश्चिम की चौड़ाई की बात करते हैं, तो ये जो चौड़ाई है ना, जो मैं अभी बना रहा हूं, ये जो चौड़ाई है ये पाई जाती है लगभग 400 किलोमीटर। कितनी? लगभग 400 किलोमीटर। पश्चिम में मुख्य हिमालय की चौड़ाई है 400 किलोमीटर। जब हम पूर्व में बात करते हैं तो पूर्व में लगभग 150 किलोमीटर में विस्तार है या चौड़ाई है पूर्वी हिमालय की। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर और पूर्वी हिमालय की चौड़ाई 150 किलोमीटर है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं, यहीं समझते हुए चलेंगे सारी चीज़ों को, ताकि थ्योरी में सिर्फ आपको लिखना पड़े, वापस समझने की जरूरत नहीं रहे। इसके बाद बात करें तो जो मुख्य हिमालय है ना, उसके दोनों सिरों पर अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको सीधे याद रखनी है, कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कोई आपसे नहीं पूछने वाला कौन सा मोड़ पाया जाता है, लेकिन फिर भी याद रख लेना, अक्ष संघीय मोड़ मुख्य हिमालय के दोनों सिरों पर पाया जाता है। इसके बाद बात करें ढाल की, तो ढाल दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए ये कोई ऊपरी भूमि है या पर्वत की ऊपरी चोटी है, इस पे से ढाल दो प्रकार के बन सकते हैं। जब हम ढाल की बात करेंगे तो एक ढाल तो बनता है ऐसा ढाल, ये कहलाता है मंद ढाल। कौन सा ढाल है? ये मंद ढाल है। और दूसरा ढाल आता है कुछ इस प्रकार का, इसे इस प्रकार बना लो या थोड़ा इस प्रकार बना लो, ये ढाल है तीव्र ढाल। समझ गए? किसी भी पर्वत चोटी से जब हम नीचे उतरेंगे या किसी भी जगह के ढाल को देखेंगे तो वहां ढाल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है मंद ढाल और दूसरा होता है तीव्र ढाल। तो जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है या मुख्य जो हिमालय है, इसका उत्तरी भाग अर्थात वह भाग जो चीन की तरफ है, उसका जो ढाल है ना, वो मंद ढाल है। मंद ढाल है अर्थात वो अवतल, मान लो उसको आप, अवतल तरीके का ढाल बनाता है वो। ठीक है, अब हम आते हैं दक्षिण में, भारत की तरफ। तो मुख्य हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, उसका जो ढाल है वो तीव्र ढाल है। अर्थात भारत की तरफ बात करेंगे तो हिमालय का ढाल इस प्रकार का है, और जब हम चीन की तरफ बात करेंगे तो चीन की तरफ ढाल है मंद ढाल। चीन, नेपाल, इस साइड में जब हम ढाल की बात करेंगे
तो ढाल इस प्रकार का आएगा, मंद ढाल। ठीक है, अब ढाल समझ में आया कि उत्तर की तरफ ढाल कैसा है और पूर्व की तरफ ढाल कौन सा है। ठीक है, ये चीजें हम लिख लेते हैं यहां पर। मंद ढाल, और यहां लिख देता हूं तीव्र ढाल। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि जो ऊपर की तरफ है वो उत्तरी हिमालय और नीचे की तरफ दक्षिणी हिमालय। ठीक है, तीव्र ढाल और मंद ढाल दोनों हो गई। अब बात करते हैं हम हिमरेखा की। हिमरेखा की जब हम बात करेंगे तो दो हिमरेखाएं हमें याद रखनी, पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा और पूर्वी हिमालय की हिमरेखा। हिमरेखा को मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं। ये मान लीजिए मैं हाइट बना रहा हूं, हाइट है कि हिमरेखा कितने मीटर पर पाई जाएगी। तो जब हम पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो 5500 मीटर की हाइट पर हिमरेखा पाई जाती है। क्या 5500 मीटर की हाइट पर पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं पूर्वी हिमालय पर। पूर्वी हिमालय पर जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ हाइट और कम मिलेगी, और ये हाइट हमें मिलेगी लगभग 4500 मीटर। ठीक है, याद रखना पूर्वी हिमालय की चौड़ाई भी अधिक है, इसकी हिमरेखा भी अधिक है। सॉरी, पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई भी अधिक है और इसकी हिमरेखा भी अधिक है। इसकी तुलना में पूर्वी हिमालय की चौड़ाई भी कम है और उसकी हिमरेखा भी कम है। पूर्वी हिमालय की चौड़ाई तो है 150 किलोमीटर और हिमरेखा है 4500 मीटर। जब पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई तो है 400 किलोमीटर और इसकी जो हिमरेखा है वो है 5500 मीटर। अब हिमरेखा कम और ज्यादा क्यों है? पूर्वी हिमालय में बारिश अधिक होती है, इस कारण इसकी हिमरेखा कम होती है 4500 मीटर, और पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम प्राप्त होती है, इसलिए इसकी हिमरेखा अधिक है। पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक प्राप्त होने के कारण इसकी हिमरेखा कम है, और पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक प्राप्त होने के कारण हिमरेखा कम है, और पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम प्राप्त होने के कारण इसकी हिमरेखा अधिक है। ठीक है, 5500 मीटर की हाइट पर हिमरेखा मिलती है पश्चिमी हिमालय में, और 4500 मीटर की हाइट पर हिमरेखा मिलती है पूर्वी हिमालय में। यह बात आपको याद रखनी है, कारण वर्षा अधिक होती है पूर्वी हिमालय में, इसलिए हिमरेखा 4500 मीटर पर है। अब बात करते हैं ऊंचाई की। हमें पता है कि हिमालय काफी ऊंचा है, लेकिन इसकी ऊंचाई किस प्रकार बढ़ रही है उसको देखते हैं। मैं एक बीचों बीच एक लाइन खींच देता हूं ना, ग्रीन पेन से, ऊपर ऊपर की तरफ ही। आप मान के चलिए कि ये जिधर मैंने मंद ढाल लिखा हुआ है ये तो है पश्चिमी हिमालय, और जिधर खाली है उधर है पूर्वी हिमालय। तो जब हम पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो ये हाइट है ना वो एकाएक बढ़ती जाती है। सॉरी, एकाएक नहीं, क्रमिक रूप से बढ़ती है। पश्चिमी हिमालय की जो हाइट है वो क्रमिक रूप से बढ़ती है। क्या, यहां पर लिख देता हूं मैं, क्रमिक रूप से बढ़ती है, क्रमिक रूप से बढ़ती है। पश्चिमी हिमालय की हाइट क्रमिक या ऊंचाई, पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है। अब बात करते हैं पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय की हाइट जैसे यहाँ पर ये है, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। इस प्रकार की हाइट पाई जाती है पूर्वी हिमालय में। अर्थात पूर्वी हिमालय में जो हाइट है ना वो एकाएक बढ़ती है, एकाएक बढ़ती है। अब देखो, अब तक पूरी कहानी में हमने क्या क्या समझा? पूरी कहानी में हमने समझा कि जो मुख्य हिमालय है वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है, ये चीज हमने देखी। फिर हमने देखा था कि मुख्य हिमालय का जो उत्तरी भाग है उसका मंद ढाल है और दक्षिणी भाग का तीव्र ढाल है। अगर टोटल विस्तार की बात करें तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में विस्तार है, 2400 से 2500 किलोमीटर की दूरी में इनका विस्तार है। फिर बात करें हिमरेखा की, तो पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा वर्षा कम होने के कारण 5500 मीटर पाई जाती है, और पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होने के कारण हिमरेखा 4500 मीटर पाई जाती है। ऊंचाई किस प्रकार बढ़ रही है? तो पश्चिमी हिमालय की जो ऊंचाई है वो क्रमिक रूप से बढ़ती है इसलिए, और पूर्वी हिमालय में जो ऊंचाई है वो एकाएक बढ़ती है। अब ऊंचाई का क्रमिक और एकाएक बढ़ने से क्या फायदा और नुकसान होता है वो देखते हैं। जब हम पूर्वी हिमालय की चोटियों को देखते हैं तो वो हमें मैदानों से दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ऊंचाई है वो एकाएक बढ़ रही है, इसलिए उनकी चोटियां मैदानों से हमें दिखाई देती हैं। एक मिनट रुकना। पूर्वी हिमालय की ऊंचाई
एकाएक बढ़ने के कारण उनकी चोटियां मैदानों से हमें दिखाई देती हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय की जो चोटियां हैं वो हमें मैदानों से दिखाई नहीं देती। ये सारी चीजें अब तक हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं कि जो मुख्य हिमालय है उसमें 3 प्रमुख श्रेणियां पाई जाएंगी। जिस प्रकार हमने ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी देखी, उसी प्रकार मुख्य हिमालय में भी 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, और वो उनके नाम क्या क्या हैं अब हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं येलो पेन, और ब्लैक और येलो के बीच में जो मैं श्रेणी बना रहा हूं इस श्रेणी का नाम है वृद्ध हिमालय। ये श्रेणी है वृद्ध हिमालय। ठीक है, इसके बाद ग्रीन पेन के साथ मैं एक और श्रेणी बना रहा हूं। यह श्रेणी है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय। तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय। ठीक है, समझ में आया। सबसे ऊपर या उत्तरी श्रेणी है वृद्ध हिमालय, जो दोनों मध्यवर्ती श्रेणी है उसका नाम भी मध्य हिमालय है, और सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है मुख्य हिमालय की उसका नाम है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम जो हमने अब तक पढ़ा है उसको नोट डाउन करने की। तो एक एक पॉइंट के हिसाब से आप नोट करते हुए चलेंगे। मुख्य हिमालय आपने हेडिंग डाल ली है, उसके नीचे ये चित्र बना लेना है आपको, ऐसे कैसे जैसे मैंने आपको बनाया। पूरा का पूरा जो मुख्य हिमालय का परिचय है वो इस चित्र में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस चित्र के तहत आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं, वैसे तो मैं नोट्स बनवा ही रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं कि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो यहीं पर सब कुछ समझ में आ गया, तो ये एज ए शॉर्ट नोट्स भी आपके काम आ जाएंगे। शॉर्ट नोट्स में ये क्लियर समझ में आ रहा है कि मुख्य हिमालय है, उसकी 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमरेखा दोनों की अलग अलग है, पश्चिमी हिमालय 5500 मीटर, पूर्वी हिमालय 4500 मीटर। ऊंचाई की बात करें तो पश्चिमी हिमालय क्रमिक रूप से बढ़ रही है और इधर एकाएक बढ़ रही है। चौड़ाई की बात करें तो 400 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की, लेकिन फिर भी आप नोट्स बना लें। अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, हिमालय 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 पर्वतीय प्रदेश का, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। इसका विस्तार पश्चिम में, इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर में है। 2400 से 2500 किलोमीटर में है। ठीक है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरी बात करें मुख्य हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई, मुख्य हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर तथा पूर्व में चौड़ाई 150 किलोमीटर
है। कैसे, ये देखो वापस चलो, ये मैंने बता रखी है, ये 150 किलोमीटर की चौड़ाई है और ये है 400 किलोमीटर की चौड़ाई, है ना। तो पश्चिम में मुख्य हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर है और पूर्व में 150 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट लिखें। मुख्य हिमालय के दोनों ओर मुख्य हिमालय के दोनों ओर अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। मुख्य हिमालय के दोनों ओर अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। मुख्य हिमालय के दोनों ओर अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। एक मिनट, आगे अगला पॉइंट लिखिए। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा 5500 मीटर, पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा 5500 मीटर तथा पूर्वी हिमालय की हिमरेखा 4500 मीटर है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक प्राप्त होती है। अधिक प्राप्त की जगह लिख दो आप अधिक होती है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है। समझ में आ गया। मुख्य हिमालय के दोनों ओर अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा 5500 मीटर है तथा पूर्वी हिमालय की हिमरेखा 4500 मीटर है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है। अब हम बात करते हैं ढाल की। ढाल की बात करें, मुख्य हिमालय का उत्तरी ढाल मंद है, ब्रैकेट में लिख दें अवतल, तथा दक्षिणी ढाल तीव्र, ब्रैकेट में लिखें उत्तल, तीव्र है। ठीक है, अगर उत्तरी ढाल की बात करें तो मंद और दक्षिणी ढाल की बात करें तो तीव्र है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यदि किसी भी जगह कोई बिंदु आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अगली क्लास में उसके ऊपर पुनः चर्चा कर लेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, वो हमारी क्लास का लाभ उठा पाएँ और अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ और भारत का जो भूगोल का ट्रॉमा लोगों के अंदर बैठा हुआ है वो दूर हो सके। आगे बात करते हैं, पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है तथा पूर्वी हिमालय की ऊंचाई एकाएक बढ़ती है, जिसके कारण पूर्वी हिमालय की ऊंचाई एकाएक बढ़ती है, जिसके कारण पूर्वी हिमालय की
जिसके कारण पूर्वी हिमालय की चोटियां मैदानों से दिखाई देती हैं, जिसके कारण पूर्वी हिमालय की चोटियां मैदानों से दिखाई देती हैं जबकि पश्चिमी हिमालय की जबकि पश्चिमी हिमालय की जबकि पश्चिमी हिमालय की चोटियां मैदानों से जबकि पश्चिमी हिमालय की चोटियां मैदानों से दिखाई पश्चिमी हिमालय की चोटियां मैदानों से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब लास्ट बिंदु लिखते हैं मुख्य हिमालय के परिचय में। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां सम्मिलित हैं। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां सम्मिलित हैं। नंबर 1 वृद्ध हिमालय। नंबर 2 मध्य हिमालय और नंबर 3 शिवालिक हिमालय। कौन कौन सी चोटियां या कौन कौन सी श्रेणियां इसमें शामिल हैं? तो श्रेणियां शामिल है वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब बात करेंगे हम वृद्ध हिमालय की, तो अब हेडिंग डाल लीजिए वृद्ध हिमालय। और कॉपी पेन रख दीजिए और यहां पर आ जाइए। ठीक है, मैं एक लाइन बना रहा हूं, उसको आप ध्यान रखेंगे। ये मान लीजिए ये है वृद्ध हिमालय। कौन सा है ये है वृद्ध हिमालय। इसकी अब हम बात करने वाले हैं। वृद्ध हिमालय की बात करें, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वृद्ध हिमालय का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। तो 2 चोटियां आपको याद रखनी है। इसके पश्चिम में एक चोटी है, इस चोटी का नाम है नंगा पर्वत, और पूर्व में एक चोटी है, इसका नाम है नामचा बरवा। ये 2 चोटियां आपको यहां याद रखनी है। इसका नाम है नामचा बरवा और इस चोटी का नाम है, बखा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बरवा है, नामचा बरवा, है ना। और ये चोटी है नंगा पर्वत। अब आपको ध्यान क्या रखना है, वृद्ध हिमालय का विस्तार नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत या नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा के बीच विस्तृत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो जब हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो जो वृद्ध हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई को मैं यहाँ बना देता हूँ और ये मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ। इसकी औसत ऊंचाई मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ औसत ऊंचाई 6100 मीटर। ठीक है,
चौड़ाई चौड़ाई मैं इस साइड में बना देता हूँ येलो पेन से, ये भी आप याद रखेंगे। दोनों चीज़ें एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको, है ना। अब देखो, अब तक हमने दो ही चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हमने देखा कि वृद्ध हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जब हम वृद्ध हिमालय की बात करते हैं तो वृद्ध हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और इसकी औसत ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ठीक है, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर है, या इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ये बात ही आपको याद रखनी है। ये जो पर्वत श्रेणी है ना, ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, इस कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिमाद्री, हिमाद्री भी कहते हैं। ये जो पर्वत श्रेणी है वर्ष भर बर्फ से ढकी रहने के कारण इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखें तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है। वृद्ध हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, ये मैंने यहाँ बना दी। ये नेपाल वाले एरिया में पाई जाती है। ये है माउंट एवरेस्ट। बाकी सारी चोटियाँ मैं रेड पेन से बनाऊंगा और माउंट एवरेस्ट को हम ब्लैक पेन से बना लेते हैं, ताकि ये अलग ही दिखे कि ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना। ये चोटी है माउंट एवरेस्ट, वृद्ध हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है इसकी? हाइट है 8848 मीटर। एक मिनट, 8848 मीटर इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट के बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, और बात करें चीन में चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो वृद्ध हिमालय है ना, ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहने के कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। अगर हम विस्तार की बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है इसकी, या वृद्ध हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है और चीन में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि इस श्रेणी में अनेकों हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद या अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे हिमनद हमने काराकोरम में देखे थे। अब हिमनदों को मैं बना रहा हूँ आपके लिए ग्रीन पेन से, क्योंकि रेड पेन से हम बनाएंगे क्या? रेड पेन से बनाएंगे हम चोटियाँ। ठीक है, ग्रीन पेन से मैं हिमनद बना रहा हूँ, छोटे छोटे हिमनद बनाऊंगा। ये हिमनद है, इस हिमनद का नाम है गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद। फिर यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, गंगोत्री, यमुनोत्री, अरे यार एक मिनट, गंगोत्री, इसको नीचे लिख देते हैं हम, यमुनोत्री, संतोपथ, संतों का शिखर, गुरु शिखर को बोलते हैं, इसका नाम है संतोपथ। संतोपथ ये भी एक हिमनद है। मिलान ये भी एक हिमनद है।
ठीक है, फिर हमें चोटियाँ भी बनानी है, तो इतना ही इसमें बना लेते हैं। मिलान भी है, पिंडर भी है और जेमू भी है। इस प्रकार अनेकों हिमनद और पाए जाते हैं, लेकिन मोटे मोटे आप ये भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो पर्वत श्रेणी है ना, ये एक सतत श्रेणी है, मतलब इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आता है। ऐसी श्रेणी है जो कंटिन्यूसली फैली हुई है, लगातार श्रेणी है, सतत श्रेणी है। जब भी इस श्रेणी को पार करना होगा ना, तो वो हम दर्रों के माध्यम से पार करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है, वैसे पार नहीं किया जा सकता। ये बात आपको याद रखनी है। और उत्तर भारत में दर्रों को ला कहा जाता है। हमने देखा था ना खारदुंगला, तो खारदुंगला उत्तर भारत में ला कहा जाता है दर्रों को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कि इस श्रेणी में अनेकों ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अब उन चोटियों के नाम हम देख लेते हैं। एक नाम तो हमने देख लिया नंगा पर्वत, ये भी एक चोटी है। इसके बाद एक चोटी और बना रहा हूं मैं, इस चोटी का नाम है नुनकुन पर्वत। नुनकुन पर्वत, ठीक है, नुनकुनी लिख देता हूं। इसके बाद आप बात करें तो एक चोटी मैंने यहां बना दी, और इस चोटी का नाम है बंदरपूछ। बंदरपूछ, बंदरपूछ चोटी हो गई। बंदरपूछ के बाद गंगोत्री और इसके यमुनोत्री के बीच में एक चोटी और बना लेते हैं हम। इस चोटी का नाम है नंदा देवी। नंदा देवी। फिर आगे बढ़ें, आप चोटियां बना लें, चोटियां बहुत सारी हैं, मैं खाली याद करने के तरीके से आपको बता रहा हूं। ये है धौलागिरी, यहां एक चोटी बनाएं, उसका नाम लिखें आप अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के पास ही एक और बनाएं, इसका लिख लें आप मनसालू। ठीक है, जहां लिखे मकालू। यहां पर एक चोटी और बनाएं, इसका नाम लिखे कंचनजंगा। ठीक है, ये कुछ चोटियां, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर इस वृद्ध हिमालय श्रेणी में पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंगा पर्वत, नुनकुन पर्वत, बंदरपूछ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मंकालू, मनसालू, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। ये कोई ऐसे सीरीज में इसी तरह नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ। इसमें ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर या पर्वत चोटियां या विश्व की ऊंची चोटियां इस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ये था पूरा वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट था, इतना मैंने आपको बता दिया। अब हम वृद्ध हिमालय को एक बार लिख लेते हैं, वृद्ध हिमालय के नोट्स बना लेते हैं, ताकि चीज़ें आपको इजीली समझ में भी रहें, याद भी रहें, और ये एक शॉर्ट फॉर्मेट के रूप में आप काम में ले सकते हैं कि ये इनके शॉर्ट नोट्स हो गए वृद्ध हिमालय के। यहाँ हमने सब कुछ लिख दिया, औसत ऊंचाई भी लिखी हुई है, चौड़ाई भी लिखी हुई है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलेंगे, चीन में क्या बोलेंगे, कैसी कैसी चोटियाँ पाई जाती हैं, सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। लिखने में वृद्ध हिमालय में पहला बिंदु लिखिए आप, पेन चेंज कर लेते हैं। अब हम ब्लैक पेन से लिखते हैं पहला बिंदु। यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत से लेकर, यह पर्वत श्रेणी नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रेणी नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक विस्तृत है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई, जिसकी औसत ऊंचाई, जिसकी औसत ऊंचाई, जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर, जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर तथा चौड़ाई 25 किलोमीटर है, जिसकी
औसत ऊंचाई 6100 मीटर तथा चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे चलें, आगे में देखेंगे हम इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी से ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, ब्रैकेट में हाइट लिख लो, 8848 मीटर है। ठीक है। इसके बाद यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की सबसे ऊंची, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। समझ गए? माउंट एवरेस्ट इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इसके साथ साथ यह विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी को नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा चीन में चोमोलुंगमा तथा चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी को नेपाल में सागरमाथा तथा चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चीजें क्रिस्टल क्लियर रखिए, बिल्कुल एकदम साफ तरीके से चीजें माइंड में सेट होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। किसी भी चीज में घास नहीं काटने, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हुए चलें। समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अगली क्लास में दोबारा समझाऊंगा। चीजें समझ में आना जरूरी है, रटने का कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ जाएंगी तो एक बार आपने हिमालय समझ लिया तो हमेशा याद रहेगा। हर पेपर में आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ शॉर्ट नोट्स आप देखेंगे और याद हो जाएगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे यह श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यह श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यह श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। इस कारण से यह श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। इस कारण से इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इस कारण से इसे हिमाद्री भी कहते हैं। यह श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। इस कारण से इसे हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें। इस श्रेणी में अनेकों हिमनद या अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। इस श्रेणी में अनेक अल्पाइन हिमनद, इस श्रेणी में अनेक अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपत, मिलान आदि। इस श्रेणी में अनेकों अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपत, मिलान आदि।
पेन चेंज करके ग्रीन पेन ले लेते हैं हम। लिखिए, यह श्रेणी एक सतत श्रेणी है। 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 यह श्रेणी एक सतत श्रेणी है जिसे यह श्रेणी एक सतत श्रेणी है जिसे दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। जिसे दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। यह श्रेणी एक सतत श्रेणी है जिसे दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। क्या है? यह श्रेणी एक सतत श्रेणी है जिसे दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। उत्तर भारत में दर्रों को ला कहा जाता है। उत्तर भारत में दर्रों को ला कहा जाता है। उत्तर भारत में दर्रों को ला कहा जाता है। ठीक है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर, क्लीन और अच्छे से समझते हुए चलें। इस श्रेणी में अनेकों चोटियां, अनेकों ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इस श्रेणी में अनेकों ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अनेकों ऊंची चोटियां पाई जाती हैं जिनमें कुछ प्रमुख चोटियां कुछ प्रमुख चोटियां निम्न है। जिनमें से कुछ प्रमुख चोटियां निम्न है। ठीक है, अब लिखिए, कुछ चोटियां लिख लीजिए यहीं पर। नंगा पर्वत, नुनकुन पर्वत, नंगा पर्वत, नुनकुन पर्वत, बंदर पूंछ, नंगा पर्वत, नुनकुन पर्वत, नंगा पर्वत, नुनकुन पर्वत, नंगा पर्वत, नुनकुन पर्वत, बंदर पूंछ, नंगा पर्वत, नुनकुन पर्वत, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, गौरी शंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मक्कालू, जिनमें से कुछ प्रमुख चोटियां नंगा पर्वत, नुनकुन पर्वत, बंदर पूंछ, गौरी शंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा आदि। ठीक है, इस श्रेणी में अनेकों ऊंची चोटियां पाई जाती हैं जिनमें से कुछ प्रमुख चोटियां निम्न है। नंगा पर्वत, नुनकुन पर्वत, बंदर पूंछ, गौरी शंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा आदि। ठीक है, आज की क्लास में हमने मुख्य हिमालय का परिचय देखा और वृद्ध हिमालय के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन दोनों ही टॉपिक पर आज हमारी बात पूरी हो चुकी है। कल हम मध्य हिमालय और शिवालिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।